अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपनी MSO3 का टॉपिक बी आर अम्बेडकर ऑन कास्ट देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं अब राम मनोहर लोहिया ऑन कास्ट देख रहे हैं। देखो, हो सकता है दोनों का मिक्स करके दे दे, एक्सप्लेन अम्बेडकर एंड लोहिया व्यूज ऑन कास्ट। हो सकता है किसी एक सिंगल का भी दे दे एग्जाम में। पढ़ के दोनों जाएंगे, रिस्क क्यों लेने हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है कि छोड़ के जाने वाला टॉपिक है। प्लस ये चीज़ अभी देख लेते हैं, PDF जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको अभी तक के टॉपिक की अपलोड कर दूंगी। अब राम मनोहर लोहिया का डिटेल में कैरेक्टर स्केच में किसी का नहीं बता रही हूँ, कौन कहाँ बॉर्न हुआ, किसकी कहाँ डेथ हुई, बेसिक बेसिक बातें जान रहे हैं और अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे। इन्होंने अपनी PhD जो थी वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से की थी। क्लियर, कुछ सॉल्ट टैक्स लॉ को लेके इन्होंने PhD करी थी। ये कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट थे। प्राइवेटिज्म, प्राइवेट हैंड में चीजें होना, इसको सपोर्ट नहीं करते थे। ही इज अ क्लियर कट, अब जब इसको नहीं करते होंगे तो किसको करते होंगे, क्लियर कट सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म, क्लियर कट सपोर्टर ऑफ समाजवाद। ये समझ में आया हमें। प्लस इनका जो व्यू था वो ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड थिंकिंग पे डिपेंड करता था। ये प्रॉपर एक कॉमन स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की बात करते थे। लोहिया का जो मेन कंसर्न था वो पावर स्ट्रक्चर पे था कि किसके पास कितनी पावर, और मेनली ये जो व्यू था ये आफ्टर 1947 डेमोक्रेसी के जो हमें आज़ादी मिलने के बाद में आया। ये पावर स्ट्रक्चर के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि ये जो पावर स्ट्रक्चर होता है, देखो पावर स्ट्रक्चर क्या है, जिन लोगों के पास पावर है दे विल एक्ट लाइक सुपीरियर, और जिनके पास पावर नहीं है उन्हें इंफीरियर फील कराया जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्लास में होता है ना कि एक ग्रुप बन जाता है कि भैया ये टॉपर्स वाले स्टूडेंट का ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप ऑफ बैक बेंचर्स, बॉन्डिंग ऐसी बच्चों में हो जाती है। तो दिस इज काइंड ऑफ दिस थिंग कि जिन लोगों के पास किसी भी फॉर्म में पावर है, चाहे आप इकोनॉमिकली पावर की बात कर लो, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, चाहे पॉलिटिकली कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं ऐसी इसलिए वो स्ट्रांग है, सोसाइटी में उनकी एक प्रेस्टीज है, दिस में भी मतलब कुछ भी हो सकती है पावर यहाँ पे। तो पावर स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है, कास्ट की वजह से होता है, आपके पास कितनी वेल्थ है उसकी वजह से होता है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल की वजह से होता है। ये तो बहुत ज्यादा, बहुत लोग फील करते होंगे इंग्लिश स्पीकिंग वाला, तो कि मतलब कुछ लोग हैं दे आर स्पीकिंग मतलब प्रॉपरली फ्लुएंट इंग्लिश में दे आर टॉकिंग, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वहां पे आ जाती है क्या, एक मन में, सामने आप नहीं शो करो बट कहीं ना कहीं मन में एक इंफीरियरिटी वाली फीलिंग हम लोग कई बार उस चीज को क्या करने लगते हैं, फील करने लगते हैं। तो ये जो चीज है ये भी पावर स्ट्रक्चर शो करती है। एंड दिस डिवीजन, इस डिवीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे कौन, बिल्कुल अगेंस्ट थे राम मनोहर लोहिया। ये इन्फ्लुएंस थे बहुत सारे जर्मन जर्मन फिलोसफर से, लाइक कार्ल मार्क्स, हेगल जो थे, इनसे इंस्पायर थे ये। और ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे, एक व्यक्ति विशेष की क्या आज़ादी होती है उस पर बात करते थे। इन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। क्लियर, पूरे वर्ल्ड की बात की, मैंने बोला ना इनका व्यू ग्लोबल था। वो चाहो लाइन आप तो यहाँ लिख सकते हो और फिर ये पॉइंट डाल सकते हो आप कि इनका फोकस वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी पे था, कि एक ऐसी संस्था बने जो वैश्विक विकास पे बात करे। वर्ल्ड डेवलपमेंट मतलब वैश्विक विकास। देखिए जितनी हिंदी पॉसिबल है मैं उतना लिख रही हूँ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हिंदी मीडियम का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल बिल्कुल नहीं है बेटा। और ये कुछ वर्ड जो है मैं हिंदी में बोल रही हूँ कॉमन, बट देयर आर सम वर्ड जिनकी हिंदी आप पेपर में ऐसे नहीं लिख के आ सकते ना, आपको प्रॉपर चाहिए। अब पिलर को स्तंभ बोलते हैं, आई कैन मेंशन कि एक स्टेट के, एक राज्य के क्या स्तंभ होते हैं, ये इतना तक मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, बट कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जिसकी प्रॉपर मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके नहीं बता सकती। यहाँ मैं लिख रही हूँ और अगर मैं हिंदी में भी लिखने लग जाऊंगी तो पहली बात टाइम लगेगा। ठीक, दूसरी चीज चलो वो भी अगर कोशिश की जाए तो मुझे वर्ड गूगल करने पड़ेंगे, सारे वर्ड का कुछ वर्ड जो होंगे मुझे प्रॉपर ट्रांसलेटिंग के थ्रू करनी पड़ेगी वो काम। तो उतना टाइम तो अभी है भी नहीं हमारे पास। फर्दर मैं प्लान करूंगी कुछ ना कुछ आफ्टर जरूर कि जो आपकी पेपर हो जाए उसके बाद कुछ हिंदी मीडियम में मैं क्या कर सकती हूँ, कितना आप लोगों की हेल्प उसमें कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी कॉपरेट करके चलिए, आप लोग ऑप्शन नहीं है अभी कुछ हमारे पास ना, इसलिए अगर और अच्छा अगर आप लोगों के पास कोई मटेरियल आंसर बुक का कोई इमेज जो आंसर आप मुझसे हिंदी में समझना चाह रहे हैं प्रॉपर, तो वो मुझे आप शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। आई विल ट्राई वो मैं प्योरली हिंदी में बता दूँ। क्लियर, तो ये बात हुई। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने बात की कि क्यों होनी चाहिए, ताकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की मदद कर सके। एड मतलब होता है मदद, तो जो कंट्री प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है पूरे वर्ल्ड में, उनकी हेल्प हो सके। इन्होंने 4 पिलर की बात की कि एक स्टेट के 4 पिलर होते हैं, एक तो विलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट है आपका, सेंट्रल लेवल पे जो काम हो रहा है, और प्रोविंस है। इन चारों पे हमें फोकस करके चलना चाहिए और सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कर देना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण। क्या कहते हैं, विकेंद्रीयकरण, मतलब पावर का जो है प्रॉपर बंटवारा। हम एक जने, जैसे
ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद कभी पहले भी बताया हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी का लेते हैं, सीईओ बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, जनरल मैनेजर बैठे हैं कंपनी में, फिर नीचे जो है प्रोडक्शन मैनेजर हैं, एचआर मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं और फाइनेंस मैनेजर हैं। इन्होंने इनको काम दिया, ये हुआ काम का डेलीगेट करना, इन्होंने इनको दिया, ये हुआ डेलीगेट करना। बट यहाँ से कोई काम यहाँ आया, इन्होंने यहाँ पे दिया, इन्होंने आगे फर्दर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये टॉप से लेके बॉटम तक ये पावर का और इनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होना जो है वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट। यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है, बस वर्ड आया तो समझा दिया मैंने कि क्या होता है, डिटेल में आपको समझ में आ जाए चीजें। तो इन्होंने बात की कि एक नया वर्ड स्टैब्लिश होना चाहिए, वो भी किसके बेसिस पे, सोशलिज्म के। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट थे, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। आगे जो है ये 7 रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये 7 रिवोल्यूशन हमारे लिए जरूरी है अगर हमें सोसाइटी में इंप्रूवमेंट देखनी है तो। नाउ कम्स, याद कैसे होंगी, बिल्कुल याद होंगी, 2-2 बार पढ़ोगे, अभी टाइम है, अभी से भी 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगी कल तक। ठीक है, गांधी जी के 7 सेंस अगर याद रहे होंगे, आपको मैंने लिख के दिए थे, तो आप गांधी पर्सपेक्टिव में लिख के आए होंगे वो चीज, तो याद करना जरूरी है, बार बार मैं कह रही हूँ। इक्वालिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन के बीच में। इनइक्वालिटी किसी भी बेसिस पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्किन कलर, किसी भी बेसिस पे, यानी रेशियल होती है ना, किसी भी बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी हायर और बैकवर्ड कास्ट में नहीं होनी चाहिए। सिंपल देखो, मैन एंड वुमेन में इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रेशियल बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हायर और बैकवर्ड कास्ट में इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। फॉरेन रूल्स के बेसिस पे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि ये मानते अपनी कंट्री के बेसिस पे काम करने पे बिलीव रखते थे। इकोनॉमिक इक्वालिटी और प्लान प्रोडक्शन होना चाहिए, क्लियर। प्लस ये इस चीज के अगेंस्ट लस्ट फॉर द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने पे आप फोकस कर रहे हो, ये सब चीजों के इनके अगेंस्ट थे। उसके बाद ये जो थे, जो प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस होता है, अनजस्ट मतलब बेमतलब का इंटरफेरेंस होता है प्राइवेट लाइफ में, उसके भी बिल्कुल खिलाफ थे। फिर ये वेपन्स रखना और ये सब आर्म्स रखना, मतलब वायलेंस के अगेंस्ट थे और सत्याग्रह को प्रमोट करते थे। 2 बार पढ़ोगे ये चीजें याद रहेंगी। ये बी आर अम्बेडकर के साथ 55-56 में एंगेज हुए, मतलब 55-56 के टाइम में जो था थे बी आर अम्बेडकर के साथ इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है कास्ट को लेके, बिकॉज दे बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज और द डिस्क्रिमिनेशन इन द कास्ट ना, तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू हिम कोई बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट, 3 लेयर एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने एक अपनी नई थ्योरी में एक नई चीज ऐड करी कि 3 लेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो रियल अपर कास्ट है ही, एक तो बैकवर्ड कास्ट और शूद्रास जो आप कह रहे हो वो है, प्लस कुछ फेक अपर कास्ट के लोग भी हैं इन बिटवीन, जो पुअर है लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज अ अपर कास्ट, तो उनको इन्होंने टर्म दिया कि वो है फेक अपर कास्ट। तो बाइपोलर वर्ड नहीं है, 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, 3 लेयर में आपने नाम बताया, रियल अपर कास्ट, फेक अपर कास्ट एंड बैकवर्ड शूद्रास। उसके बाद इन्होंने और क्या मेंशन करा, इन्होंने सिंपल कहा कि ये चाहते थे कि सारी वुमेन, मतलब जिनके साथ भी गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो वुमेन्स हैं, शूद्रास हैं, फेक अपर जो है आपके फेक अपर कास्ट पीपल हैं, ये सब ट्रैप्ड हैं जो पुवर्टी और पावरलेसनेस में, ये कुछ अपने लिए वॉइस रेज करे। सिंपल सी बात इन्होंने कही कि कास्ट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करती है, रोक लगाती है आपकी अपॉर्चुनिटी पे। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आपकी एबिलिटी पे रोक लग रही है। अब मैं सिर्फ इसलिए कि मैं एक लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ या मैं एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही काम करने की, बिकॉज ऑल द जॉब्स आर नॉट ओपन टू दलित एट दैट टाइम ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सोसाइटी। आज की डेट में चेंज है, आज की डेट, अच्छा क्या चेंज अभी बताऊंगी अगर चेंज पे पूछता है तो, अभी तक इतना ही पूछा है उन्होंने। ही वॉज अवेयर, इनको पॉजिटिव नेगेटिव का पता था पॉलिसी का, जो भी ये पॉलिसी यूज कर रहे थे ना उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इन्हें पता थे, ठीक है। तो तभी इन्होंने इस चीज को समुद्र मंथन से कंपेयर किया कि देखो अगर समुद्र मंथन होगा तो क्या निकलेगा, जहर भी निकलता है वहां से अमृत के साथ साथ, और जहर वाले कंपोनेंट ज्यादा निकलते हैं। वी जस्ट हैव टू नो कि कैसे चीजों को यूज करना है। अब इन्होंने प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड की सारी वुमेन और बैकवर्ड कास्ट, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लिए। अब प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी मतलब कि अपॉर्चुनिटी में इन्हें प्रेफरेंस दो, क्योंकि बहुत लंबे समय से इन्हें कहीं प्रेफरेंस ही नहीं दी, इन्हें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी। तो क्या इस प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज वाले कंसेप्ट को आज की डेट में हम लोग रिजर्वेशन नहीं कहते? यही चीज है ना। अब अगर पूछा जाए कि कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए काम किया गया, तो देखो लीगल बहुत सारे लॉ बनाए गए अलग अलग, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों पे लॉ बनाए गए।
उसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया, लॉ बनाने के साथ साथ ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो इंटरकास्ट जाइनिंग या इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कास्ट इनइक्वालिटी की बात नहीं करते। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेट किए गए। आपको पता है आर्टिकल 17 जो है, पहले तो आर्टिकल आप बताओगे 14 वगैरह यहाँ से लेके इक्वालिटी की बात करते हैं, वो सारे बता देना। उसके बाद आर्टिकल 17 क्लियर कट अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, कहीं से कहीं तक कोई स्कोप नहीं है कि आप अनटचेबिलिटी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है वो उसमें लिख दिया गया था ये बात। तो ये सब प्रोविजन जो थे वो ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए थे। प्लस रिजर्वेशन वाला पार्ट तो मेंशन था ही था। तो ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे कि सिचुएशन कैसे इंप्रूव हुई, या अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रेजेंट डे में क्या सिचुएशन है, तो प्रेजेंट डे में थिंग्स आर डिफरेंट, इंटीग्रल, ठीक है, और ना दिखने वाला डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आज भी है, बट ये प्रोविजन बना दिए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोविजन बना दिए हैं। दैट्स वाई उतना ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है जितना अर्लियर सोसाइटी में हमें देखने को मिलता था। सो दिस इज अबाउट द अंबेडकर हो गया और लोहिया व्यूज ऑन द कास्ट, ये 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे। बाकी ऑडियो भी मैं इन बिटवीन साथ साथ ही भेजती रहूंगी कुछ टॉपिक्स की, तो आप प्रिपेयर करते रहिए। बाकी जो डाउट है वो मुझे टेक्स्ट करते रहिए।